Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public Live with me और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सर. So start of the week, start of the month, start of the year. Hopefully कि आपका कल का दिन बेहतरीन गुजरा होगा. हरमीत, आपका कल का दिन कैसा गुजरा? आपने न्यू ईयर शो के साथ तो मनाया, लेकिन उसके बाद क्या एक्टिविटीज रही और कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल. गुड मॉर्निंग सुहाब. दिन तो गुजर जाता है जैसे तैसे, लेकिन बात वही है कि आपने हमारे मौसम को ना क्या होता है नजर लगा दी. अब आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो आपको हर तरफ फोग ही फोग है, धुन ही धुन है, और भाई साहब रास्ता ही नजर नहीं आता कि कहाँ आपने कौन से रास्ते से चलना है. तो इस किस्म की सिचुएशन है. बल्कि मैंने काफ़ी अर्सा मेरा इस्लामाबाद में हो गया है, पर आज की मॉर्निंग बहुत डिफरेंट मॉर्निंग है. और वही बात जो हमेशा हम कहते हैं कि भैया हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी, क्योंकि जेलम की तरफ जब मैं गया तो वहाँ पे इंतहा की ठंड थी, और जब सुबह सवेरे हम पहुँचे तो तकरीबन बल्कि पूरा दिन मैंने वहाँ पे धुंध देखी. वहाँ पे मैंने सूरज नहीं देखा, मतलब आप ये अंदाज़ा लें, न धूप थी. लेकिन इस्लामाबाद बहुत बेहतर था. आज इस्लामाबाद के मौसम को भी वो नज़र लग गई है. अच्छा, वो आप हम उस दिन कह नहीं रहते कि धुंध जो है वो लाहौर में अंधा धुंध है, वो थोड़ी सी हमने जरा ना इस्लामाबाद भी भेज दी है. बट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या किसी भी और दूसरी सिटी की बात करें तो भाई ये जो कुछ दिन है, महकमे मौसमियात के मुताबिक आप ये जानते हैं कि कहा जा रहा है कि सिर्फ 17 से 18 दिन या मैक्सिमम 20 दिन होंगे कि ये मौसम जो है वो इस तरह करेगा. शदीद सर्दी लाहौर में देखी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2-3 दिन से हम समझ रहे हैं कि सीज़न के सबसे कूलेस्ट डे जो है वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और लाहौर, ये तो मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद न्यू ईयर भी है, जनवरी भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, खूब सारा मौसम हम एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन ये जो धुंध हमें नज़र आ रही है, क्या इसमें आपको दूर से फरवरी नज़र आ रहा है? क्योंकि फरवरी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है. इंतखाबात की बात करेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले, क्योंकि आजकल हर जगह यही चर्चा है. पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन. वो करंट अफेयर का शो हो, मॉर्निंग शो हो, न्यूज़ हो, या आपस में आप चाय पीने भी बैठ जाए ना तो बच्चे भी बैठे हो तो वो कहते हैं अच्छा इलेक्शन होने वाले हैं, बताएं प्लीज़ हमें इस बारे में. तो आजकल हर जगह डिस्कशन, हॉट टॉपिक यही है. और सियासतदानों की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, हमारी दीगर सियासी पार्टीज़ की, पाकिस्तान की तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त अपनी कैंपेन को फुल पीक पर ड्राइव करने के लिए या तो स्ट्रैटेजीज प्लान कर रही हैं, मंशूर, नैरेटिव और इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है. लेकिन अब बात करेंगे दरअसल हम इस चीज़ के बारे में कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नू लीग, उनका डायरेक्शन और रास्ता जो कि टुवर्ड्स फरवरी जाता है इंतखाबात को, वो कितना क्लियर और क्लीन है. लेवल प्लेइंग फील्ड रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे लगता है कि ये वर्ड बड़ा कंपलसरी सा हो गया इस पर बात करना, और इसके बारे में चूँकि हर जगह बात भी की जा रही है तो इसी बारे में हम बात कर लेते हैं. प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे साथ जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ. सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं. इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं. जी, बड़ी इनायत आपकी, थैंक यू वेरी मच सर. हैप्पी न्यू ईयर आपको. जी, हैप्पी न्यू ईयर जी. अल्लाह ताला आपको खुशियां दे सबको. आमीन. और हमारे दोस्त हरमीत साहब को भी मेरा सलाम. हरमीत, वालेकुम अस्सलाम. जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी. सर बता दें हमें कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर है ये हैप्पी होने वाला है, क्योंकि हम हैप्पी इस तरीके से हो जाएंगे कि अवामी मैंडेट जो है वो सामने लाने के लिए हमें बड़ा शफाफ, मुनसिफाना, आज़ादाना जो है वो इंतखाबात में देखिए, I have seen a number of decades in this society and as a journalist and even in other experiences of life, other spheres में भी रहा हूँ मैं, एक सिविल सर्वेंट रहा मैं. लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो हम चीज़ें देखते हैं ना, चीज़ों को गदला दिया जाता है. समटाइम्स यू गो 1 स्टेप फॉरवर्ड और फिर साथ ही आप 10 स्टेप पीछे चले जाते हैं. बैक गियर लग जाता है. तो हमें याद पड़ता है कि हमारे एक बहुत बड़े एक लीडर हुए हैं यहाँ पे, बड़े करिश्मेटिक थे वो अपने दौर में. तो आई हैव बीन लिसनिंग टू हिज स्पीचेस और पार्लियामेंट में भी जाके, ही वाज जुल्फकार अली भुट्टो. तो वो कहते थे दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक. वो एक लफ्ज कहते थे, मुझे आज हाइंडसाइट में वो याद आता है कि वो लफ्ज का क्या मायना था. समझ भी आ कि यहाँ पे कुछ चीजें हम बहुत अच्छा, बड़ा पोटेंशियल है हमारी नेशन में, यकीन करें. अब देखिए, जैसे हम यूथ की बात करते हैं कि यूथ का बढ़ जाए जी, 60% ऑफ द पीपल वो 18 से 35 साल के इसके दरमियान के हैं. ये हब है ऑफ एनर्जी. ये वो एनर्जी है जिसको दुनिया की किसी भी एनर्जी के साथ आप मुवाजना कर सकते हैं. इसको आपने हार्नेस करना है. लेकिन हार्नेस किसने करना है? हम इस वक्त ना एक लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट करके बैठ गए हैं. और वो लेकिन मैं देखें, अगर आप गौर करें तो आप तो यंगर जनरेशन से हैं, हमारे यहाँ एक पूरा एक सिविलाइज्ड नॉर्म्स का एक पूरा एक बाकायदा स्ट्रक्चर है हमारा. अच्छा. हम यानी कि एज ए कौम, मीन हैसल कौम, हमारी हॉस्पिटैलिटी, हमारा लव एंड अफेक्शन, केयर फॉर अदर्स,
पर्टिकुलरली आप देखेंगे बाहर के मुल्कों से जो लोग आते हैं वो इतना ज्यादा खुश होके जाते हैं कि यार ये लोग इतने फ्रेंडली हैं, इतने चीयरफुल हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं, इतना जज्बा इसार है। अच्छा सैफ साहब, आप ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पे नवाज कौम है, बड़ी अच्छी कौम है, बड़ी अच्छी सी चीजों लेकिन जब ये चीजें आती हैं कि जब मिसाल के तौर पर आप इंतखाबात की आप बात कर रही हैं, तो इंतखाबात को बाज लोगों ने कुछ ऐसे बना लिया कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँगा तो बाकी सब गलत है। तो उसके लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, हथकंडे जिसे हम कहते हैं, अच्छा। वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और कुछ पार्टीज तो जो चूंकि मैदान में बहुत अरसा रही हैं, लाइक नून और पीपल्स पार्टी, उनको वो जोड़ तोड़ भी आता है, उनको राबताकारी भी आती है। कर रहे हैं ना, चले हम थोड़ा ग्राउंड रियलिटी की बात भी कर लेते हैं। सतही बात हम इस वक्त कर रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टीज यही हरबा अपनाती हैं हर दफा होने वाले इंतखाबात में। ये हमने पिछले जितने भी टेन्योर्स देखे हैं। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये कि अगर आप यंगस्टर्स की बात करें और हर एज ग्रुप की बात करें तो उनको वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ फीड मिल रही है इस टीवी स्क्रीन से। अब जो इस वक्त हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं, पीटीआई जो है वो इस वक्त बिल्कुल कैंपेन नहीं कर रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन समेत तमाम दीगर सियासी पार्टीज जो कैंपेन पीटीआई की जगह पर ड्राइव कर रही हैं, मतलब उनके बंदों के कागजात नामजदगी फाड़ दिए जा रहे हैं और बल्ले का निशान जो है पता उसको भी कंट्रोवर्शियल किया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी सवाल है। तो आप क्या समझते हैं कि हम देखते हैं कि हर दौर में कोई ना कोई एक पार्टी ऐसी जरूर होती है जिसको हमें दीवार के साथ लगाना होता है? ये मेरा ख्याल है वेरी अनफॉर्चुनेट है, ऐसा आपकी बात सही है, आई एग्री विद यू, ऐसा होता रहा है। असल में दरअसल हमारे यहाँ एक पैरेलल सिस्टम्स चल रहे हैं, यानी मतवाजी निज़ाम यक वक्त चल रहे हैं। एक निज़ाम तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, हकायक होते हैं कुछ, दिखाई देते हैं कुछ, और ज़ेरे ज़मीन जैसे हम देखें ना, अभी तक इस डिबेट से बाहर नहीं आए, डी फैक्टो डी ज्योरे की। हमारे यहाँ एक कानूनी निज़ाम होता है, ढांचा होता है, वो बाकायदा चल रहा होता है, उसके बैन या उसके ज़ेरे ज़मीन एक ऐसा निज़ाम चल रहा होता है जो समझ रहा होता है कि जी हमारा जो ये जो है हमारी जो चौधराहट है, हमारी हेजेमनी है, उसके अंदर रखना ना आए, उसके अंदर ब्रेक ना आए, उसको कुछ चैलेंज ना कर सके। तो अथॉरिटेरियन किस्म का अथॉरिटेरियनिज्म जो चली है हमारे यहाँ, उसने बहुत नुकसान पहुँचाया। और अनफॉर्चुनेटली ये भी एक कमाल की मैं आपको बात बताऊँ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं तमाम तकरीबन प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, मैंने ट्रैवल भी किया मुल्कों के बाहर भी, अब्रॉड भी, मुल्क के अंदर भी, और उनको देखने का मौका मिला। जहाँ भी हमें थोड़ा बहुत इख्तियार मिलता है, यहाँ हम तजावज़ कर जाते हैं, भले वो सियासी इख्तियार है। तो वो जब हम तजावज़ करते हैं तो जैसे नवाज साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आ रही हैं, यकीनन इलेक्शन करीब है, दिन करीब है, गिले बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। गिला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन को डिले किए जाएं। क्या वजह है? क्या वाकई वहां पे जो वो जवाब पेश कर रहे हैं दहशतगर्दी है, या कहीं ना कहीं खौफ इस बात का है कि मौलाना साहब अपनी सीट अपने हल्के से भाग के वो पशीन की तरफ चले गए, पशीन में भी उनको नहीं नजर आ रहा कि वो जीत पाएंगे? क्या ये वजह है? क्या ये सूरत हाल हो सकती है जिसकी वजह से आपने तो खुद ही उसका जवाब दे दिया। आपका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है ना, आपका पार्ट 2 उसका जवाब है। क्योंकि देखें उनका अपना भी एक सारा सामने होता है ना, एक पूरा सिनेरियो उनके सामने होता है, वो उसको खुद भी स्टडी करते हैं। क्योंकि जब उनको माजी में एक डिफीट हुई तो वो अपने तौर पे, यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर एक एट्रीब्यूट कर लिया है कि जी हम तो बड़े पॉपुलर हैं, अब ये हमारे साथ क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे हमारा वोट जो है सारा रिवर्स हो गया है तो इसका मतलब इसमें कोई किसी का हाथ है। जरूरी नहीं है कि हाथ हो, आपका करिश्मा फेड भी तो होता है ना। ये कभी भी नहीं होता कि आप हमेशा पॉपुलर रहे, चाहे आपका कोई रिलीजियस हो, आइडियोलॉजिकल एक पूरा वोट बैंक हो, सपोर्ट बैंक हो, वो भी फेड और इरोड होते रहते हैं। ये एक शेप ऑफ फराज है। जी, प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस ये चलते रहते हैं। सर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस आज बड़े बहुत अहम है, चाहे वो लापता अफराद के हवाले से, और अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बेंच बनाई गई, जिसपे कभी कभी हमें याद है कि नून लीग जिन जजेस साहिबान पर एतराज उठाती थी, आज वो उस बेंच का हिस्सा भी नहीं है। हत्ता के अतर मिनल्ला साहब जो कंट्रोवर्शियल कभी नहीं रहे, वो भी आज उसका हिस्सा नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि रिलीफ नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन आपको जिस तरह मुसलसल मिल रहे हैं, तो आज बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी वहां से मिलने वाली है? सर नहीं, मैं तो आई एम नॉट ए नॉस्ट्राडेमस, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, और वैसे भी आई शुडंट प्रीएम्प्ट अ डिसीजन वर्डिक्ट बाय द कोर्ट। लेकिन ये है कि मुझे उनसे जो तवक्को है, जो इस वक्त बेंच मुझे दिखाई दे रहा है कि वो टोटली बाय द लॉ, बाय द बुक चलेंगे, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे,
और इसमें आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि उसमें ज़रूरी नहीं कि जो हमारे यहाँ एक तस्वर पैदा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाए, ये चांसेस हैं कि उसमें ये कह दिया जाए। लेकिन चूंकि इसमें डिबेट ये है कि ना अहली 5 साल की हो या ताहयात हो, अब ताहयात में भी लोगों ने क्वेश्चन उठाए, ज्यूरिस्ट जो हैं जितने, वो ये कहते हैं कि इसमें तजावज़ किया है उस वक्त की अदालत ने, अदालत उज़्मा ने, कि उन्होंने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ साइलेंट थी, खामोशी थी, उसको फिल इन दी ब्लैंक इस तरह किया गया कि उसको ताहयात कर दिया गया। अगर कहीं से कोई डायरेक्शन आई या कहीं से कोई पैगाम आया, जिस तरह के माजी में आते रहे हैं, इस तरह का हमारा मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, भट्टो केस है, नंबर ऑफ केसेस, इवन मुशर्रफ का केस भी आपके सामने है, वो भी आपने देखा कि उसमें क्या हुआ। रहमान साहब, आप जब अदालत से रिलीफ मिलने की हम बात करते हैं तो खाली वो नून लीग या नवाज शरीफ नहीं, एक ताज़ा हवा का झोंका पीटीआई को भी रिलीफ के तौर पर मिला था। हमने साइफर फिर मिलेगा इंशाल्लाह। हम भी एक दुआ करते हैं कि खास तौर पर तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें जो है वो क्लियरली पार्टिसिपेट करें, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बारे में हम एग्जैक्टली, और मेरी रिक्वेस्ट है वोटर से कि वो वोट जरूर डालें, ये सबसे अहम पॉइंट है। लेकिन सर, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो करंट इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन है, वो कहते हैं इस हवाले से कि हमने बाइकआउट नहीं करना, बल्ले का निशान मिले या ना मिले, अब वो इस पॉइंट पर क्लियरली उन्होंने कहा कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी भी सियासी पार्टी से, किसी महकमे से कोई कंसर्न नहीं है इस हवाले से कि हम खिलाफ नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं कि मैं समझता हूँ कि बड़ा दानिशमंदाना उनका ये बयान है, दानिशमंदाना फैसला है। इस तरह का माजी में भी आपने देखा होगा कि माजी में कुछ इलेक्शंस में बॉयकॉट की बात हुई तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह का एक स्टैंस लिया था कि बॉयकॉट ऑफ द इलेक्शन मीन कि आपने जितना भी गिवन फ्रेमवर्क है, आपके पास एक गिवन सिचुएशन है, उस गिवन सिचुएशन में आपने रास्ता निकालना है। देखे ना, मेरे भाई अभी हरमीत कह रहे थे कि वहां पे रास्ते दिखाई नहीं दे रहे धुंध के, तो यू हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स। मैंने भी कहा और वेज एंड मीन्स देखे ना, हमारे यहाँ आप हैरान होंगे, हरमीत भी मेरे छोटे भाई, आप भी हमारी छोटी है, आपके पास बाकायदा दुनिया में एक महकमा होता है वेज एंड मीन्स, हमारे मुल्क में भी है, लेकिन कभी आपने सुना वो काम ही नहीं करता। वेज एंड मीन्स आपने तलाश करने हैं, आपने फॉरवर्ड ट्रैक पे चलना है। देखिए ना, पूरी कायनात, पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर हम देखें, एक तरफ तो पंजाब में जो गिरफ्त नून लीग जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं वो हल्के जहां पे मजबूत उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हत्ता के सनम जावेद को भी साइड लाइन पे किया गया, उसकी कागजात नामजद मुस्तरद हुए। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में तो हमें गवर्नमेंट दिखाई दे रही है नून लीग की, लेकिन ऐसे में जो अदम इस्तेहकाम पार्टी जो है सर, उसमें अदम इस्तेहकाम आ सकता है कि इलेक्टेबल्स का झुकाव उधर भी है, तो क्या उनको कुछ सीट्स वहां से मिल सकती हैं सर? देखिए, जो हम सुनते हैं बातें कि वो जिस तरह के आपको पता है कॉन्टिजेंसी प्लान्स होते हैं, मुख्तलिफ क्राइसिस सिनेरियो बिल्डअप होते हैं, कहीं ना कहीं तो प्लानिंग होती रहती है हमारे सिस्टम्स के अंदर कई जगह पे। उसमें ये भी है कि जी आज़ाद लोगों को कुछ प्रमोट किया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनका फिर बाद में कोई पैच वर्क हो जाएगा इस्तेकाम पार्टी के साथ। ये एक ऑल्टरनेट एक उन्होंने खड़ा किया है, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव आपके सामने है कि इन केस कुछ लोग हमारे साथ ना चलें, जैसे कि हमारे मुल्क में मुक्तदरा का भी अपना एक इख्तियार और इक़्तिदार रहा है। लेकिन एक पंजाबी की एक मुहावरा है जिसे कहते हैं सज्जा बहा के खब्बा मारना। तो ये आप किसी भूल में ना हमारे दोस्त रहें कि जी कोई जो चीज़ नजर आ रही है उसी तरह होगी। ये खब्बा सज्जा दिखा के खब्बा मारने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि देखें अगर हालात कोई चीज़ें अगर कोई ऐसे कम टू अ हेड जिसे कहते हैं, अगर कोई सिचुएशन ऐसी अनटूवर्ड बन जाती है या उस तरफ चलने लग पड़ती है, तो जिन्होंने संभालना है सारे सिस्टम को स्टेबलाइज करना है, वो तो क्या सर ये बताइएगा कि जो हम देख रहे हैं अब बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो ट्रिब्यूनल से रब्ता करेंगे। हाँ, फिर ट्रिब्यूनल में आप जा रहे हैं वो आजकल। तो ये जो अदालतों के चक्करों में ये मामला जाएगा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रिलीफ भी मिल जाता है इस किस्म की जब फैसले होते हैं? जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, फिर जिस किस्म की वीडियो, हत्ता के जमशेद दस्ती के घर पर और उसके बेगम को जिस तरीके से उस पर जुल्म ढाए गए, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत तासुर जा रहा है और आवाम का गुस्सा फिर कहीं ना कहीं वोट में भी निकल आ सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो गुस्सा ही हमें डोमिनेट कर रहा है ना जी। इस वक्त हमारे मुआशरे में जो सबसे पेनफुल चीज़ है वो गुस्सा डोमिनेट कर रहा है। जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, तो इसी तरह रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। असल में हमारी सियासत के पीछे जो मुआशरत है, मुआशरत के अंदर एक बिगाड़ आ गया है, और उसमें हम तकरीबन बहुत से लोग, हम मीडिया वाले भी
कि हमने लोगों को वो चीज़ें नहीं बताई कि जहाँ पे फायर फाइटिंग का किस तरह एक निज़ाम है। दुनिया देखें ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ ही अगर हम जाएंगे, अपने मुआशरे में ले लें, चलो दुनिया के अंदर तो बहुत गदर भी है, उधर फ़लस्तीन का इशू है, कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं, लेकिन हमने एज ए सोसाइटी हमने किस तरह पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास इस वक्त मुझे लग रहा है कि इसका फुकदान है। और उसमें तमाम लीडिंग लाइट्स, मैं उन लोगों को नहीं कहता जो सिर्फ सियासी लीडर हैं, आप लोग मीडिया वाले, हम भी लीडर्स हैं, लोगों के ओपिनियन लीडर्स हैं ना। सर ऑन जनरल डिस्कशन ये बातें चले हम कर रहे जी, हैं, दैट्स आप specific कर लेते दैट्स रियली गुड। जी। सर स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ वो सिचुएशन देखें जिसको हरमीत ने एड्रेस किया, हाँ, वो इस्तेकाम वाली जो कह रहे हैं, जो वीडियोस हमारे सामने आ रही है, बड़ी क्लियर पिक्चर है उसके आप बावजूद- जमशेद दस्ती का कह रही हैं। जी जी बिल्कुल जी, वो तो बहुत इनह्यूमन है, बहुत इनह्यूमन। उसका तो जितनी मजम्मत की जाए, देखिए वो तो किसी भी लिहाज से सिविलाइज्ड नॉर्म्स और ह्यूमैनिटेरियनिज्म के बिल्कुल ही ये बरक्स है और काबिल मजम्मत है। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको किसी ना किसी हद तक, और यही अफसोसनाक बात है कि हम डिमांड तो करते रहते हैं लेकिन इसका कभी कोई एक्शन नहीं होता। तो क्योंकि दुनिया, हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो इसीलिए तो मार्ज वजूद में आता है कि जहाँ पे कोई अगर गलती हो, रॉन्ग डूइंग हो, ज्यादती हो, जुल्म हो और उसका एक तदारक भी हो, डिटरेंस भी हो, सर आपका भी एक डिटरेंस खत्म हो एनालिसिस है, गया। सर आपका भी एक एनालिसिस मियां साहब, अगर हम देखें एक चीज जो हमारे जी जी हरमीत जी जी कैरी ऑन। जी 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 सो- जी अरे सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि फॉर मियां एग्जांपल साहब, अगर हम देखें जो सूरत हाल है, एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन का बेड़ा उठाया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन यहां पे एक चीज जिस पे सवाल उठ रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन कहीं नजर नहीं आते हैं। जो वीडियो विजुअल वो सारी चीजें मुख्तलिफ बयानी, इलेक्शन कमीशन का अपना जो तरीकाकार है, फिर उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये शफाफ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं फिर मामला अदालतों की तरफ लोग फिर देखेंगे, फिर सवाल उठेंगे सर चीफ जस्टिस की तरफ भी? नेचुरली देखिए, इलेक्शन कमीशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज्यादा असर्ट करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन, मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है, पहले मैं एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जरा क्लियर कर दूं कि जब हम कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, वो अकेले इतना बाख्तियार नहीं है। पूरा का 5 जो इलेक्शन कमिश्नर्स का एक पूरा पैनल है वो बाख्तियार होता है। तो उसमें जब यूनानिमसली वो कुछ फैसले भी हो जाते हैं, मेरा वोट का भी शायद उनका है कोई मेजॉरिटी का, लेकिन यूनानिमसली आने चाहिए। उसमें ज़्यादा इशू ये है कि एक दौर में उन्होंने थोड़ा असर्ट किया था और हम सब मीडिया वाले हैरान हो गए थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन भी आंखें दिखाने लग पड़ा। जब वो RTS का हुआ या उसके बाद धुंध वाला हुआ तो उन्होंने कहा जी ये लोग इतनी देर गायब रहे और हम खुद हैरान है कि हु डिड इट। लेकिन ये सवाल जब उन्होंने उठाया तो लोगों ने कहा कि अब ये असर्ट करने लग पड़ा। इलेक्शन कमीशन जो होता है बुनियादी तौर पे, जैसे इंडिया में देख लें, इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर अवाम का एक ट्रस्टी है, उनके ट्रस्ट का कस्टोडियन है। ठीक है, अगर उस कस्टोडियन ने असर्ट नहीं करना, देखिए यही तो, जैसे हम जर्नलिस्ट हैं तो मैं जर्नलिज्म पढ़ाता भी रहा हूँ, तो बस तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि अगर आप में जुर्रत इजहार नहीं है तो इस शोबे को ना अपनाएं। ठीक है, अगर आप में जरूरत नहीं है तो आप अदलिया में ना आए, अगर आप में जरूरत नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन में ना आए। आपका ये सबक जो आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया बहुत ठीक है, लेकिन जिन्होंने बड़ा खुल के बोला हरमीत, उनका भी हमने देखा कि इस इंतखाबात से पहले क्या हशर हुआ। तो ऑल दो ये सारी सिचुएशंस जो है वो क्लियरली हमारे सामने है, अगर टीवी स्क्रीन पे नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया पे हमारे सामने आ ही जाती है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हुकूमत बनाने के सियासी पार्टीज जो आपको एक साथ दिखाई देती हैं कोलैबोरेशन के लिए, वो आपको इंतखाबात से पहले एक दूसरे के शदीद मुखालिफ दिखाई देंगे, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इन तमाम चीज़ों को भलाई ताक रखते हुए इस वक्त कौमी मुफाद के बारे में सोचा जाए, चाहे वो साथ मिल के सोचते हैं या एक दूसरों के मुखालिफ खड़े होकर सोचना है, मुल्क की मुफाद के बारे में सोचा जाए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जहां पर अब हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं 2024 में, तो 2023 का एक रीकैप हम कर रहे हैं और इसमें हम अभी रह भी रहे हैं, क्योंकि अगर हमने आगे बेहतरी की जानिब गामजन होना है, तरक्की की तरफ जाना है हरमीत, तो हमें एक कदम माजी में रखना पड़ेगा, इस लिहाज से कि हमने क्या खोया क्या पाया। लेकिन आज जिस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसने एक बूम देखा, जहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने देखा कि किस तरह से
ग्रेजुअली पॉलिसीज़ की वजह से और बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स की वजह से हमने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जो कि कई साल तक हम कायम दायम भी रख सके। लेकिन 2023 की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमने देखा है कि 14% गिरावट देखी गई है, रिकॉर्ड की गई है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खास तौर पे। और एक बड़ी अहम बात है, जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम राइट लेफ्ट जरूर देखते हैं, अपने हमसाया मुल्क की बहुत बात करते हैं और उनकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, उसको हम काउंट भी करते हैं और आगे आपके सामने भी रखते हैं। अब लेकिन आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। आपको लग रहा होगा हमने भारत की बात करनी है, लेकिन बांग्लादेश ने 2023 के अंदर टॉप एक्सपोर्टर बन के दिखाया है पूरी दुनिया को, इवन दो कि इंडिया और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो हम तो अब उस रेस में और अच्छा, ये सोहा, ये मौका जो है बांग्लादेश को हमने खुद दिया था। मैं कराची में था, मुझे याद है कि कराची से यानी जिस किस्म की फैक्ट्रियां थी वहां पे गारमेंट्स के हवाले से, मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, फिर फैसलाबाद की अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े हब जो थे, कहीं ना कहीं हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि फिर यहाँ के जो इन्वेस्टर थे, जिनकी फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, वो बांग्लादेश की तरफ चले गए। बांग्लादेश में बहुत सारे फायदा, बांग्लादेश को उसका फायदा ये हुआ कि जितने भी मुख्तलिफ ममालिक हैं, खासकर अब आप यूरोप की कंट्री ममालिक में जाए, मैं यूरोप में, वहां पे आपको सबसे ज्यादा गारमेंट जो है वो बांग्लादेश का टैग लगा होगा। इससे पहले कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टैग लगा हुआ होता था। और इससे कबल 2-3 साल कबल, ज्यादा बात नहीं करते, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, फैसलाबाद में वर्कर कम पड़ गए थे। इस किस्म का बूस्ट अप हमें मिला और बहुत अरसे बाद मिला कि जिस तरीके से वो ग्रोथ पे जा रही थी, वो सारी चीजें, फिर हमें डिमांड, इवन हत्ता कि डिमांड लेना जो है, इस फैसलाबाद में बहुत सारे कारखानों ने वो लेना, मुख्तलिफ ऑर्डर जो आते थे उनको बंद कर दिया। तो अब जो सिचुएशन है वाकई में बड़ी खतरनाक है। अपने शो में बहुत दफा इस सेगमेंट को कंडक्ट किया, जब हम इस पर बात करते थे कि बड़े बड़े सनती यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ बिजली ना होने की वजह से और दीगर जो वसाइल, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ऊपर बड़ा डॉलर, जिसकी वजह से बहुत सारे सनती यूनिट्स जो हैं वो बंद हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी। बहुत सारे ऐसे मजदूर तबका जो है इस्तेहसाल का शिकार हुआ, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। तो ये एक दिन की कोई कहानी तो है नहीं। 2023 से पहले भी अगर हम देखें तो ग्रेजुअली जहां पर हम बूम देखा, हम ऊपर गए, ग्रेजुअली जो है वो हम गिरावट का शिकार भी हुए हैं। तो अब कितना मजीद वक्त लगेगा इस बैकअप को रिकवर करने में, आई डोंट नो। लेकिन इस पर हम एक सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनका एक एक्सपर्टीज़ है अपनी फील्ड में और बड़ा अच्छा एनालिसिस है उनका इन तमाम चीज़ों को लेके, खासतौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेके। राना सिकंदर आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, प्लस सीनियर रहनुमा भी हैं जमात इस्लामी के। तो आपको आज के प्रोग्राम में हम सर खुशामदीद कहते हैं। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो जी, आपको नया साल मुबारक हो दोनों को, और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। और अल्लाह करे कि जिस तरह आप इंट्रो में बता रही थी कि ये हमारा जो आने वाला साल है, तो ये ऐसा साल बने कि जो खुशहाली का साल हो, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बेहतरी का साल हो और पाकिस्तानियों के लिए खास करके मैं समझता हूँ कि दुनिया में आगे बढ़ने का साल हो। तो जिस तरह आपने कहा टेक्सटाइल के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि आपने जो एक बात कही वो बड़ी बिल्कुल एक वैलिड बात है। और हमारे जो दोस्त बैठे हैं आपके साथ, इन्होंने ये जो अपना 2019 में जब 18 में हुकूमत आई और 2019 में एक टेक्सटाइल पॉलिसी जो है फैसलाबाद से ही हमारे दोस्तों ने, फैसलाबाद चैम्बर के ही जिम्मेदारान ने दी, जिनमें जफर इकबाल सरवर, रिजवान अशरफ और एहतशाम जुवेद और मेरे दोस्त शामिल थे। तो मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था फैसलाबाद चैम्बर का। तो उस पॉलिसी के तहत फिर इमरान खान साहब ने एक गैस और बिजली में सब्सिडाइज रेट जो दिए ना जी, उससे एक बूम आया इस इंडस्ट्री में। वजह क्या बनी? हम रीजन में सबसे ज्यादा, हमारे पास ना लेबर तो बहुत चीपर है, सबसे ज्यादा कम रेट पे लेबर हमें मुयसर है, लेकिन हमें मुकाबला करने में प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करनी पड़ती है, वो है हमारी एनर्जी सेक्टर। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी के रेट इतने हाई कर दिए, लेकिन इन्होंने फौरी तौर पे 7 सेंट और 9 सेंट पे जो है बिजली और गैस जो है वो प्रोवाइड की इंडस्ट्री को, जिससे एक बूम आया फौरी तौर पे। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि हरमीत सिंह के यहाँ पे लोगों को इंडस्ट्री में वर्कर नहीं मिल रहे थे। बाहर लोगों ने बैनर लगाए हुए थे, जी हमें वर्कर चाहिए, वर्कर चाहिए, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई थी और इसमें कोई शक नहीं है। और उस वक्त के आप तमाम
जितने आप डाटा चेक कर लें कि हमारी एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ रही थी, इंडस्ट्री किस तरह चल रही थी। राणा साहब, अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हो, जो चीजें जो खबरें पॉजिटिव खबरें थी, वो सेगमेंट भी मेरे ख्याल में आप ही हमारे साथ थे और हमने शामिल किया था सारी चीजें। अब आपसे जानना चाहते हैं सर, अब जो, क्योंकि हम देखते हैं कि एक चीज जब ग्रो करती आगे की तरफ जाती है, एक नया लाया मलते होता है और फिर मजीद आगे जो है इसको बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाती है। क्या वजह है, क्या मजबूरियां कि आज फिर कहीं ना कहीं हमें, आपने जो फरमाया, बल्कि हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्डर आते थे और आप कहते थे कि हमारे पास अभी मजीद ऑप्शन नहीं है, इस पर हम गौर नहीं कर सकते, लेकिन हम बांग्लादेश को अब देख रहे हैं। इधर देखें तो यहां से कौन सी कोताहियां, कौन सी गलतियां हुई कि जिसकी वजह से दोबारा लोग बेरोजगार हुए, लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं, इंडस्ट्री ठप हो चुकी है, इन्वेस्टर बाहर की तरफ जा रहे हैं सर। हरमीत, इसमें एक देखें, ये हमारी पॉलिसीज का बड़ा इसमें अमल दखल है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं बैठेंगे और स्टेक होल्डर के साथ आप टेबल टॉक नहीं करेंगे। एक मुझे बताएं, एक बंदा उसने ब्यूरोक्रेसी का बंदा जो ऑफिस में बैठा, उसे क्या पता है कि इंडस्ट्री किस तरह चलती है, इंडस्ट्री को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। अब ये चीजें, बांग्लादेश के पास आपको पता है कि कॉटन नहीं है, लेकिन वो कॉटन बाहर से इंपोर्ट करके उसको आप देख लें वैल्यूएटेड बना के पूरी दुनिया में बेचता है। और हम यहाँ जो कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री है, इसके बावजूद हम प्रॉब्लम में है। तो बात पता क्या है, जब तक आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं बैठेंगे, लोग इंडस्ट्री क्यों छोड़ रहे हैं? अब देखेंगे इंडस्ट्री छोड़ के लोग रियल एस्टेट में चले गए, लोग हेल्थ में चले गए, लोग एजुकेशन में चले गए। जितने ये हमारे सनतकार थे, अब ये साइडलाइन बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? अगर उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब आपने 120 के करीब एनओसी रखे हुए हैं, हर महकमा उन्हें तंग करता है। अच्छा, गैस आपके पास नहीं है, बिजली आपने उनके 60 रुपए 70 रुपए यूनिट पे ले गए हैं। अब मुझे बताएं कि सर्वाइवल किस तरह हो सकता है? सिकंदर साहब, आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिन मसाइल की तरफ आप रोशनी डाल रहे हैं ना, आप देखिए कपास के एतबार से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क हम देखते हैं कि पैदावार के एतबार से, और बांग्लादेश कई सालों तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था, 19-20 नंबर पे भी। लेकिन आज पैदावार ना होने की वजह से भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हो या कोई भी इन्वेस्टर्स हो, अब पाकिस्तान में एक रुझान ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं या इंडस्ट्रियल्स जो हैं, वो जाना चाह रहे हैं बांग्लादेश। अब उनकी इकोनॉमी में हमारा भी एक पार्ट हो गया है, हमारा भी एक हिस्सा हो गया कि यहाँ से बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि वहां के एक्सपोर्टर्स जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना को पीछे छोड़ दिया, इंडिया को पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ पर साइड बिजनेस करने के अलावा जो लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, ये हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है। और अगर दोबारा से हम रिवाइवल की तरफ जाते हैं, तो ये जो हम सारे मसलों पर बात कर रहे हैं, बिजली तो अभी भी महंगी है, गैस तो अभी भी मुयसर नहीं है, वसाइल तो अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन वसाइल उससे भी ज्यादा है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये सनतकार कोई भी है, वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता है, या एक आम फर्द भी है, वो कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। अब देखें, अब सनतकार क्यों जाना चाहेगा? अगर आप उसे फैसिलिटेट करें, आप कहते हैं जी, आप देखें, आप कहते हैं जी फॉरेन जो भी आएगा हमारे पास, हम उसे इन्वेस्टर, उसको हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे। आप उसके लिए वन विंडो भी करते हैं, आप उसको सब कुछ करते हैं। आप अपने लोगों को क्यों नहीं फैसिलिटेट करते? आप उनके लिए सहूलतें ये क्यों नहीं देते? आप उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन क्यों नहीं बनाते? आप उनको क्यों नहीं? ये हो रहा है कि जो लोग इसमें हैं, आप उन्हीं को निचोड़ना चाहते हैं, आप उन्हीं से सब कुछ लेना चाहते हैं। हम जब तक इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, नई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। राणा साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की और मैं इस बात से एग्री भी करता हूं कि जो हम बाहर से फॉरेनर जब आते हैं तो उनको हम ज्यादा कोशिश करते हैं और फिर बहुत सारी चीजों के हवाले से उनके मसाइल का हल भी हम ढूंढते हैं। अपने लोग तकलीफ में हो, कोई परवाह नहीं है। राणा साहब, एक और चीज बांग्लादेश का सोहा ने जिक्र किया, मुझे याद है कराची में गारमेंट्स की जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, फिर एक दौर ऐसा आया कि बड़ी हालात खराब हुए, बिजली के, एनर्जी के क्राइसिस शुरू हुए, तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे ममालिक थे, इंडिया भी था, दीगर ममालिक भी थे, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसे क्या चीजों पर जो है लोगों को अट्रैक्ट किया, वो कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हमने देखा कि तमाम तरह इंडस्ट्री मुख्तलिफ ममालिक से आके वहां पर वो लगाना शुरू हो गए, इन्वेस्टर वहां पहुंच गए? इनकी कौन कौन से टिप्स थे? अगर उस पर हम यहां पर अप्लाई करें, दोबारा कोशिश करें, तो बेहतरी आ सकती है। देखें, अभी आपके पास ना गैस की शॉर्टेज है। मैं एक एग्जांपल आपको कोट करता हूं। आप देखें, ये पॉलिटिकली देहातों में आज भी गैस दी जा रही है, पाइप अभी डाले जा रहे हैं। ये इलेक्शन आ गया, पाइप डाले जा रहे हैं।
वहां पे आपको डोमेस्टिक गैस इस तरह नहीं मिलती जिस तरह यहाँ जाया की जाती है। आपने 10 साल गैस के साथ बर्बादी की, ये आपने जो बना लिए, गैस स्टेशन बना लिए, कारों में, बसों में 100-100 सिलेंडर रख दिया। अब ये चीजें हैं कि हमने देखना है कि अपनी इंडस्ट्री को हम किस तरह रिवाइवल की तरफ लेके जा सकते हैं। सर्वाइवल इस तरह है हमारा कि हम इंडस्ट्री को सबसे पहले देखें, जितना इसको फैसिलिटेट करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट हम कर सकेंगे, उतना ही हमारे पास मैं समझता हूँ कि बाहर से ऑर्डर हमें मिलेंगे। बाहर वाला जो है ना जी, वो ये नहीं देखता, जो हमसे इंपोर्ट कर रहा है वो ये नहीं देखता कि मैंने पाकिस्तान जाना है, मैंने बांग्लादेश ना, वो रेट चेक करता है कि मुझे यही चीज, और पाकिस्तान की क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतर है। बहुत सारी चीजों में हम बहुत आगे हैं, फिनिश गुड्स में हम बहुत आगे हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि एक चीज मेरे पास जो है, मैं जो तैयार कर रहा हूँ, वो मिसाल दे रहा हूँ, वो 100 रुपए की मुझे कास्ट कर रही है। वही चीज जो है राना साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं, मैंने देखा है बाहर खुद ऐसे लोगों को, राना साहब के पाकिस्तानी जीन्स हुआ करती थी, पाकिस्तान की जो जैकेट्स हुआ करती थी, लेदर जैकेट्स, वो बड़े फख्री अंदाज में कहा करते थे कि ये पाकिस्तान से हमने लिए, सियालकोट से, ये मेड इन सियालकोट है, ये सारी चीजें मेड इन पाकिस्तान, उस पर टैग लगा हुआ था। लेकिन अब अगर हम आपकी तरफ आते हैं, आपकी इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, ये जो मामला पड़ा हुआ है, कितने सनतकार तो मसाइल का शिकार हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वर्कर कितने बेरोजगार हुए हैं, और आने वाला दौर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आर्मी चीफ साहब को कि वो ज़राअत में बड़ा वो एक्टिव रोल अपना प्ले कर रहे हैं, तो क्या उनसे भी कोई राब्ता आपका हुआ है, और कहीं ना कहीं वहां से भी कोई आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है? नहीं, देखें, आर्मी चीफ, जो भी आर्मी चीफ आते हैं वो मीटिंग्स करते हैं सनदकारों के साथ। ये मसले का हल नहीं है, ये उनकी ड्यूटी नहीं है। मैं यही तो कहता हूं, ये ड्यूटी है हमारी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स है उनकी है। ये फॉर एवर, हमेशा के लिए पॉलिसी बननी चाहिए। अब देखें ना, वो जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं वो पाकिस्तान के साथ लायल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब ये मसाइल देखते हैं फिर इन लोगों को इकट्ठा करते हैं, आओ जी बैठे। लेकिन उनके पास एक महदूद टेनोर होता है, 3 साल का, 6 साल का अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो उसमें वो चीजें नहीं चल सकती। जो नया बंदा आता है फिर वो अपनी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। हमने इसको बनाना है लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कि हम किस तरह, अच्छा अब सिर्फ एक टेक्सटाइल नहीं है, हम देखें टेक्सटाइल के अलावा क्या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे पास जो इंपोर्ट है आइटम्स हैं उसमें से देखें कि हमने अब पाकिस्तान में ये भी चीज बनानी है, इस चीज पे हमने पाबंदी लगानी है, इसको हमने इंपोर्ट नहीं करना। हम जब तक अपने सनतकारों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उन्हें सबसे पहले यहाँ पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है। अच्छा सिकंदर साहब, ठीक कह रहे हैं, आपके पॉलिसीज आसान होनी चाहिए, रास्ते आसान होने चाहिए, इजी होना चाहिए कि आप बिजनेस कर सकें, आपके दांव तक एक्सेस इजी होनी चाहिए। सर मैं एक पॉइंट मेरा सुन लें, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ऐड कर लें। बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप क्या समझते हैं कि सियासत भी इन्वॉल्व होती है? आप समझते हैं कि हमने आपने खुद ही कहा ना कि दे आर लॉयल, सियासतदानों को भी पॉलिसीज बनानी है ना, उनको आसान करना है काम। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कितनी पॉलिसीज सियासतदानों ने करने की कोशिश की है, इनिशिएट किया है, या आपको करना चाहिए था? मैं समझता हूं कि सब लोगों को मिल बैठ के इस पाकिस्तान की बेहतरी का सोचने चाहिए। अल्टीमेटली हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हम जो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। अब देख लें 76 साल के बाद हम कहां पे खड़े हैं। हमारे पास ना फॉरेन रिजर्व है, ना हम दुनिया में हमारा कोई वकार है, ना कोई इज्जत है। हम लोन्स पे चल रहे हैं, कर्जों पे चल रहे हैं, सूद पे चल रहे हैं। हम देखें कहां पे खड़े हैं। मैं एज ए जमात इस्लामी के एक वर्कर और अदना कारकुन होने के ये कहता हूं कि आओ मिल बैठे, ये सब लोग बैठेंगे। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की है, सियासतदान पाकिस्तान के हैं। ये इस तरह एक दूसरे के साथ सलूक कर रहे हैं जिस तरह बार बार के साथ हम आपस में जी हमसायों के साथ सलूक। मेरी बात सुने कि हमसायों के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तानियों के साथ क्यों नहीं अच्छे होने चाहिए? ठीक है राना सिकंदर आजम साहब, ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि सबको मिलकर हरमीत एक टेबल पर बैठना चाहिए। जो बात हमने अपनी पॉलिटिकल पूरे सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए की थी कि वो सियासतदान हो,
हों, इंडस्ट्री चलाने वाले हों, हमारे इन्वेस्टर्स हों, बिजनेसमैन हो, कोई भी कम्युनिटी, ये मुल्क जो है वो उन सबसे मिलके बनता है। तो ये जो इम्तिजाज है इसके लिए एक बार फिर से नेगोशिएशन या मुज़ाकरात भी कह सकते हैं, क्योंकि बात तो यही चल रही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को देखने के लिए भी जो है वो रजामंद नहीं है, तो एक जगह बैठेंगे तो ही बात हो सकेगी मिसाक की जमहूरियत पे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमने सोचा कि जहाँ पे न्यू ईयर है वहाँ पर आपको एक हैवी डोज भी दे देते हैं ताकि आप अपने साल का और दिन का अच्छे से आगाज़ कर सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो आज का पहला डोज ये है, काफ़ी हैवी डोज है, पता नहीं है नाश्ता था, डिनर था या लंच था, खैर जो भी था। अब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म जो है, चूँकि आप जानते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम जो है वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात लेके और बहुत सारी ऐसी इंजॉयमेंट की बहुत सारे मुझे लगता है टारगेट्स थे उनके कि हमने खेलना तो है लेकिन हमने इंजॉय भी करना है। तो उसके साथ आपको पता है कि टीम मौजूद थी वहाँ, उनकी परफॉर्मेंस तो हमने देखी बट ऑल दो एक जो है वो इशाया दिया गया ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की तरफ से और वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मौजूद थी। बस मैं ये सोच रही हूँ उम्मीद के क्या होगा, ख्वाबों में कोई देसी खाना होगा या फिर मतलब सारे इटालियन फूड और XYZ कुजीन होगा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानियों को होस्ट कर रहे हैं और फिर अपने क्रिकेटर्स को होस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है फिर देसी मुर्गी से नीचे तो हम बात नहीं करते, बीफ मटन पुलाव हर चीज़ हमें चाहिए होती है। खैर ये बड़ा ज़बरदस्त एक जेस्चर जो है वो ऑस्ट्रेलिया वैसे तो इन सारी चीज़ों को रखा जाता है और सारी चीज़ें जो कोशिश यही की जाती है कि वो डिशेस जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी मकबूल है, आम है, वो ज़्यादा लोग उसकी करीब नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी वो चीज़ें जिससे कहीं ना कहीं वो लोग भी आशना है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और तब इंडिया की टीम आई थी तो वो वाली दावत इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो है ख़बरें गई थी और उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है उस वक्त मेरे ख्याल में बालाजी थे और धोनी थे, उनके बालों की तारीफ़ उन्होंने की थी। तो ये इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं क्रिकेट के फ़रोग़ के साथ साथ जो राब्ता है वो राब्ता भी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत होता है। और आपकी बात दुरुस्त है कि हमें नज़र आता है कि जिस तरीके से जो विजुअल हमें नज़र आ रहे हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर बात है कि पहले जब ये जा रहे थे तो कहा जा रहा था कि हनीमून ट्रिप पे जा रहे हैं, तो एंजॉयमेंट भी तो होनी चाहिए ना, वो भी हिस्सा है। अच्छा अभी बेगमात साथ है, आप देखिए ना, लेकिन अभी आपने जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे देखिए बेगमात साथ साथ हैं, पूरा डिनर भी हमने साथ साथ एंजॉय किया, बल्कि ये तो लंच है डिनर नहीं है खैर, लेकिन और आप ये भी देखें कि बड़ा इंटरैक्टिव होता है हरमीत। देखिए अगर आप जा रहे हैं और एक दावत आपने एक्सेप्ट किया, ऑब्वियसली वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम भी है, पाकिस्तानी टीम भी है, वहाँ पर आम पब्लिक भी है, अभी जो एरिया है जो वो कवर कर रहे हैं और वहाँ पर जो एक पिकनिक काइंड ऑफ फील आ रही है आपको, जो मुझे अभी इसको देख के आ रही है। वहाँ पर मौजूद बच्चे भी हैं, उनसे भी इंटरेक्शन किया। ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में होती है, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो फैंस मिलते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, तो एक फन एक्टिविटी मेरे ख्याल से हमारे क्रिकेटर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय की होगी। आगे चलते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। आपको हमने अगला डोज देना है बेसिकली सवात से। हरमीत आपको इस खबर के बारे में ऑलरेडी पता होगा क्योंकि सवात की खबर आती है सबसे पहले हरमीत के पास पहुंच जाती है, लेकिन सवात में ये पुलिस एहलकारों को असातिज़ा को सल्यूट करने के अहकामात जारी किए गए हैं। व्हाट अ जेस्चर, बड़ा ज़बरदस्त बात है जनाब। उस्ताद मुअल्लिम होना, आपको पता है कि भी आप उस्ताद, वैसे अभी आजकल के स्टूडेंट्स की तो हम बात ही नहीं करते इस हवाले से, उनके तो बच्चे अच्छे दोस्त होते हैं बस, लेकिन असातिज़ा की जो रिस्पेक्ट हरमीत आपने और हमने की है, उनको सल्यूट करना तो मतलब आंखें उठा के हम उनको देख भी नहीं सकते थे। तो ये सल्यूट करने वाला जेस्चर बड़ा अच्छा और पॉजिटिव है। बात आपकी ठीक है सोहा, लेकिन वही बात कि टीचर की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त होनी चाहिए। उन्हीं की वजह से आज कहीं ना कहीं मुख्तलिफ मनसब पर जो लोग बैठे हैं तो क्रेडिट टीचर को ही जाता है। सो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है, सलूट होना चाहिए, रिस्पेक्ट दिल में रखनी चाहिए। और वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो फिर सोहा मिल लेते हैं साथ में, फिर वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग यकीनी तौर पर पाए जाते हैं जो कि सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, और ये थॉट प्रोसेस जो है ना वो एक दिन के लिए नहीं आता, बल्कि बचपन से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि किस तरह से वो, अगर आप तमाम सेक्टर्स की बात करें, वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अगर गरीब और अफलास लोगों की मदद करने की हो, ख्वाजा सराओं की हो, विमेन राइट्स की हो, ऐसी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट और वॉक्स ऑफ लाइफ जिससे आप कोशिश करते हैं कि बेहतरी कर सके। लेकिन बहुत सारे लोग ज़िंदगी में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं,
लेकिन आज आपकी मुलाकात कराएंगे बेसिकली ऐसी शख्सियत से जो अपने साथ उन तमाम ख़वातीन के बारे में सोचती हैं जो अपने हकूक़ के लिए ख़ुद से आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। अमारा से आपकी मुलाकात करवानी है, जो बेसिकली इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ मौजूद है। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। सो आपने दुरुस्त फरमाया कि अपने बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़िंदगी भी वही है और वही लोग अच्छी तरीके से जीते हैं, और चाहे वो दुनिया में आखिरत में भी कहीं ना कहीं नाम उनका रह जाता है कि जो दूसरों की सोच रखते हैं। अमारा हमारे साथ है। अमारा, बहुत शुक्रिया आपका आने का। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सवाबी से आपका ताल्लुक़ है, फिर छोटी सी उम्र में यानी 17 साल की उम्र में खेल कूद में कहीं चीज़ें गुजर जाती है, लेकिन आप आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप काम करती हैं और उसके बाद अपना एक नाम बनाती हैं, लेकिन ये सोच, ये ख्याल फिर सवाबी जैसे एरिया में और खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि ख़वातीन जो है इतनी ज़्यादा ना उनको टाइम मिलता है, ना टाइम के साथ साथ ना इतनी इजाज़त वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारे कुछ कैसे की और सवाबी में कौन से इलाके से आपका ताल्लुक़ है? मैं बेसिकली जो है स्वाबी से, मेन शहर से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि KPK में ये सारे इश्यूज बेशक हमारे साथ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, माहौल है, फिर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन इसमें मैं मतलब सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ कि इस सब चीज़ों से बढ़ के उन्होंने जो है मुझे ये मौका दिया कि मैं आगे बढ़ सकूं। और सोच जो है बेसिकली मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला जहनों में डालता है। अल्लाह ताला आपके अंदर एक वो चीज़ पुश करता है कि आपका एक डिफरेंट सोच आती है और वो सोच आपको बेसिकली आगे की तरफ पर लेके जाती है। हमारा एक और चीज़ है, अब अगर हम आपकी तरफ आते हैं और बात करते हैं बिजनेस के हवाले से, पहले तो इससे शुरुआत करते हैं, बाकी दीगर चीज़ों से भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कारोबार की तरफ आना, क्या कोई जॉब की तरफ आपका ख्याल नहीं गया कि मैंने जॉब करनी, या जॉब आपने की या फिर आपने कारोबार स्टार्ट किया? मैंने जॉब की है, कुछ मंथ्स की है, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस पे मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। और वही एक इनिशिएटिव था, यानी कि वही एक सोच थी जो मुझे कारोबार की तरफ लेकर आई थी। मेरी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मतलब मैं सीरियसली इस चीज़ को देखती हूँ कि हमें मतलब जो एक रिस्पेक्ट एलिमेंट है ना, वो होना चाहिए। और अगर कहीं भी हमें कोई लेग पुलर्स मिल रहे हैं या मल्टीपल इश्यूज, हैरेसमेंट इश्यूज, यहाँ अगर ये चीज़ें आ रही है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही बनेंगी। तो इस चीज़ ने जो है बेसिकली मुझे बिजनेस की तरफ लाया, और फिर बिजनेस और सोशल वर्क जो है ये दोनों चीज़ें मेरे साथ जुड़ गई। अच्छा हमारा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप बात करें हेल्थ की, एजुकेशन की, ह्यूमन राइट्स की, विमेन राइट्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, वो तमाम सेक्टर हैं जो कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस पर काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अगेन हरमीत वाली बात कि अगर आप KPK से बिलोंग करते हो और आप वहाँ से हो, आपके अम्मा ने आपको सपोर्ट किया, डजंट मीन कि वहाँ पर तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। हेरासमेंट समेत बहुत सारे ऐसे केसेस में खवातीन सिर्फ इसलिए आवाज़ नहीं उठाती, वो सिर्फ इसीलिए रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि उनको पता होता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और इसके सर्कमस्टांसेस किस तरह से चेंज हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल था ये आपके लिए कि दूसरी खवातीन को कन्विंस करना कि वो इस कारवां में आपका हिस्सा बने, आपके साथ चलें, अपने लिए आवाज़ उठाएं? इट वॉज वेरी हार्ड एक्चुअली सोहा, ये क्योंकि मैं जब काम मैंने शुरू किया था और उसके अंदर मल्टीपल फील्ड एक्सपीरियंसेस, इवन कि आई एम हायरिंग स्टाफ फॉर माई सेल्फ, तो उनको मल्टीपल इश्यूज होते थे। और सबसे बड़ी चीज तो उनके अंदर का फियर, ठीक है, उनको मल्टीपल फियर्स थे। काफी लड़कियां ऐसी थी जो कहती थी कि हम पेरेंट्स से छुपके करती हैं, कुछ कहती थी हम हस्बैंड से छुपके करती हैं। तो मैंने कहा आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप छुप के फिर भी ना करें, यानी कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, यू शुड नो अबाउट द थिंग्स। हमारा एक और चीज, सोहा ने जो सवाल की, इसी से रिलेटेड सवाल है। अगर हम देखें बहुत सारी नौजवान खवातीन बच्चियां जो हैं वो आना चाहती हैं, मुख्तलिफ फील्ड में आना चाहती हैं, कारोबार करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ होता है मर्दों से कैसे डील करना है, बात कैसी करनी है, बहुत सारी चीज़ें। फिर आपको पता है कि औकाबी निगाह जो है वो मर्दों की भी आपके ताक में रहती है। तो इस सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए और किस तरह कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके किसी न किसी कारोबार या किसी जॉब का हिस्सा बन सकते हैं, जिस तरह आपने किया? मैं बचने की जहाँ तक बात है, अगर आप ये सोच लेना कि राज़िक जो है अल्लाह ताला है और जो आपके नसीब में आपको मिलना है, तो मेरे ख्याल से आप सब चीज़ों से बच जाएंगे। बजाय मल्टीपल प्रेशर्स लेकर के कि हम ये चीज़ कर लें, कुछ गलत कर लें तो हमें जो है इस वजह से हमें कोई बिजनेस मिलेगा, वो जैसे पैसा आएगा या जैसे कोई चीज़ आएगी उससे तेज़ी से चली जाएगी। मतलब मैं इस सोच को अगर आप आम कर दें, स्पेशली मेल फीमेल्स दोनों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर इस सोच को आम करें तो मेरे ख्याल से आप किसी भी मंजिल तक
तक पहुंच सकते हैं। अच्छा हमारा जब ये सफर आपने ख्वातीन शुरू के किया मसाइल तो क्या हरमीत क्या बिल्कुल आपने जॉब ठीक में कह रहे हैं कि देखे आपकी और- उम्र जो है वो सिर्फ 17 साल थी जब आपने सफर का आगाज किया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप आगे बढ़ी। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त आपने जिस सेक्टर के लिए काम किया वो ख्वाजा सरा सेक्टर भी है, तो उनके लिए खासतौर पर कोई इदारा जो है उसको चला रही हैं आप, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसकी आपने बुनियाद रखी है, किस तरह से उनकी मदद करती है, उनके मसाइल को किस तरह से एड्रेस करती हैं? बेसिकली ख्वाजा सरा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैंने 2020 में इसके ऊपर फर्स्ट टाइम काम करना शुरू किया था और इट वाज वेरी डिफरेंट। ये एक बहुत ही अलग चीज थी Complicated है मेरे काफी। खुद के जानने के लिए। मतलब इट वाज द लर्निंग फेज एंड वी वर डूइंग वर्किंग फॉर द राइट्स। जी। तो उसके अंदर मल्टीपल चीजें थी और उसमें अब जो भी उनको सोशल इश्यूज आ रहे थे, एजुकेशन इश्यूज आ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आ रहे थे, तो बेसिकली उसमें मैंने अपना एक किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिनको हमने फैसिलिटेट किया है। हमारा एक और चीज जो मसाइल हैं दोनों तरफ, आपने दोनों तरफ दो ऐसे अगर हम देखें खासकर उन मसाइल की बात करें, बहुत सारे कम उनकी तरफ लोग ध्यान देते हैं। ख्वाजा सरा की बात की, खवातीन तो चलो आप आगे बढ़ें, लेकिन ख्वाजा सरा के वो कौन कौन सी चीज़ें खासकर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह उनको टारगेट किया जाता है, टारगेट किलिंग उनकी हो रही है, तो इस हवाले से आप अभी क्या करें या कोई इस तरह कोई और लोग जो आपके साथ जुड़े हैं इस हवाले से? मैं बेसिकली सबसे ज्यादा जो उनके ऊपर फोकस कर रही हूँ, एक एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रही हूँ, जो मेरा बेसिक एक उनके राइट्स के ऊपर, ठीक है, और दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको सिक्योर करना। इफ दे आर फाइनेंशियली सिक्योर, तो हमारा पाकिस्तानी माशरा ऐसा है जो फाइनेंशियली सिक्योर है वो एक्सेप्टेड है, और जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो फिर कोई भी जेंडर आ जाए, मतलब फाइनेंस बहुत मैटर कर रहा है हमारे अच्छा हमारा एक और चीज़ आपको पता है, हमने अपने प्रोग्राम में काफ़ी इसको डिस्कस किया है। आपको पता है कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में और ये इंतखाबात का साल है और बहुत सारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है वो कॉन्टेस्ट भी कर रही है इस हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी आपकी कोशिशों के बाद और इतनी अवेयरनेस के बाद आपने ग्रेजुअली कुछ चेंज देखा है कि येस एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो इस सोसाइटी में भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है और उनका भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी पता है कि अपने आप को किस तरह से मनवाना है? Do you feel any change? बिल्कुल, मैंने एक्सेप्टेंस लेवल देखा है। इसके लिए जो है डिफरेंट लॉज बने हैं। अगर हम हमारी मिनिस्ट्री में चले जाएं तो वी हैव एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेंडर्स, those who are working practically. I personally know very well-known transgenders. Like मैं अगर कुछ नाम मेंशन करना चाहूँ तो there's a Bubbly, Aisha in UNDP, I think so, and Nayab. So मारब बहुत सारे लोग हैं। हमारा एक और चीज़ है, ज़ाहिरी बात है आप आई मुख्तलिफ जहाँ पे आपने कदम रखा, ज़ाहिरी बात है कामयाबियाँ जो हैं वो आप समेटती गई, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। 17 साल की उम्र में आना, सोचना कि भाई साहब करना ये है, हालांकि हमारे पश्तों में ना एक खेल होता है सोहा, उसको आमिर गाट कहते हैं। इस उम्र में हम आमिर गाट गोटियाँ जो होती हैं वो उसके साथ खेला जाता है, लेकिन आप निकल आई, आप यहाँ पे आई तो अब मसाइल क्या क्या जो हैं वो जो ख़वातीन हैं उनको फेस करने होते हैं और आगे ना बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं? मेरे ख्याल से मसाइल तो मैंने वही सारे फेस किए जो नॉर्मली हर फीमेल फेस करती है। लाइक मुझे बहुत सारे लेग पुलर्स मिले, बहुत सारे ऐसे लोग मिले दोज हु वर ट्राइंग टू चेज, दोज हु वर ट्राइंग टू ट्रैप, टू हरास, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं अपनी लाइफ में। लेकिन एक चीज़ है कि आपके अंदर पैशन, डेडिकेशन एंड the trust you believe on Allah and the believe on yourself, ये दो चीजें जो है आपको इन सब चीजों से गुजार लेती हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारा यही जो है वो सक्सेस का फॉर्मूला भी है अपनी जिंदगी में किसी भी फैक्टर और किसी भी सेक्टर को लेके कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ग्रेजुअली आगे बढ़ते हो, चीज़ों को करते चले जाते हो और आपका खुद पर ट्रस्ट होता है तो इंशाल्लाह आपको मंजिल नजर भी आती है और आप उस तक पहुंच भी जाते हैं। हमारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। और हमने अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पब्लिक न्यूज़ की इटसेल्फ हम बात करें तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की बात करें, जो पब्लिक का लव्स है ना ये जहाँ भी आ जाता है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम पब्लिक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी हमने बात कर ली सियासतदान क्या कर रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, माशी सूरत हाल कैसी है, हमारा मुआशरा जो है किस तरफ चल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे हरमीत आज एक आम ले मैन की। 2023 में हमने सारा रिकैप कर दिया, कौन हमें छोड़ के चला गया, कौन किस चीज़ का इजाफा हुआ, कौन सी हमने चीज़ें एक्सपीरियंस की, बट ऑल दो एक आम ले मैन ने 2023 कैसे गुजारा, उसने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, क्या वो नहीं करना चाहता था फिर भी मजबूरन उनको करना पड़ा, तो वो एक आम ज़िंदगी जो है वो कैसे ज़िंदगी उन्होंने 2023 में अपना ये साल किस तरह से गुजारा। इट्स रियली पेनफुल
क्योंकि एक आम आदमी की रुदाद और उसकी ज़िंदगी का जो पूरा एक साल 2023 गुजरा, उसको बड़े अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट ने एलेबोरेट किया और यकीनी तौर पर रिलेट कर रहे होंगे स्क्रीन के उस तरफ बैठे। कितनी बड़ी परसेंटेज होगी हरमीत जो ये रिलेट कर रही होगी कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही थी और हमने 2023 ऐसा ही गुजारा है। अफसोस की बात है। सोहा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, क्योंकि ग्राउंड पे जब आप जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वैसे आम आदमी के साथ, रिक्शे वाले के साथ, रेडी वाले के साथ बैठते हैं। इवन कि ऐसे लोग कि कभी उनके इस्लामाबाद में बड़े बड़े ऑफिस थे, मुझे याद है आज से 2 साल कबल उनके पास बड़ी बड़ी शानदार किस्म की गाड़ियाँ थी, हर हफ्ते में नई गाड़ी आती थी। अब उनके साथ जो काम करने वालों की तादाद थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज मैं उनको देखता हूँ उनके दफातर को ताले लगे हुए हैं। इसी तरह कहा जाता है कि मीडिया जो है ये पॉजिटिव खबरें नहीं देता, जब पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो पॉजिटिव खबरें होंगी। ग्राउंड पे आप जाएं, यकीन माने लोग रोते धोते आपको नजर आएंगे और यही बात करते कि मीडिया वाले क्यों इस पर बात नहीं करते। हम तो बात करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सारी चीज़ें बड़ी ठीक हो गई हैं। आप जाएँ, इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। इसी तरह जो आम आदमी, मजदूर, दिहाड़ीदार तबका है, वो जिस तरह सुबह से निकलता है, जब आप निकलती हैं लाहौर की गली कूची चाहराओं में आप देखती हैं। इसी तरह अगर हम रावलपिंडी की बात करें, इस्लामाबाद में हम दर बदर ठोकरे खाते हुए मजदूर नजर आते हैं। जब उनको पूरा दिन वो निकल जाता है, सर्दी में वो आते हैं, सुबह बैठे होते हैं, रात चली जाती है, फिर खाने के लिए कोई ना कोई आके जाके अल्लाह का भला इंसान जो है देके चला जाता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि 45 से 62% तक हम इस वक्त चले गए हैं कि जो जिस किस्म के हालात हैं, गुर्बत की मजीद हम उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। और आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जिस समत पे ये चल पड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि नुकसान मजीद ज़्यादा होगा। और गुर्बत की जो लकीर है, यानी गुर्बत की लकीर में शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद आने वाले वक्त में हो सकती है। पॉलिसियाँ, ये हमारी जो सिस्टम, ये सारा चीजें जो चल रही हैं, तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा। ये सारे सवाल जो आपने किए ना, दरअसल हमने ये सारे सवाल, आप बात करेंगे तो वो भी यही रोना रोता रहता है। और आपकी जो सारे सवाल है बेसिकली ये आम आवाम के सवाल हैं और रखे हमने हुकाम बाला के सामने जो इक्तदार में है, ताकत में है। अगर आप आज भी नहीं सोचेंगे और आने वाले इंतखाबात में भी आम आदमी का नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।